आदाब नाज़रीन, जी सलाम में इस्तकबाल है आपका। आपके साथ मैं हूं शाज़िन निसार। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त हो चला है कश्मीर एक्सप्रेस का। और अब खबरें तफसील से। वजीर तामीरात आमा व सीनियर पीडीपी लीडर नईम अख्तर ने कहा कि कश्मीर मामले में चीन के रुख का नए सिरे से तजज़िया करना होगा और उसके रोल को समझने की जरूरत है। उनका मानना है कि अक़वाम मुत्तहिदा में मसूद अजहर के मामले में मुसलसल वीटो करना बिला वजह नहीं है और एक खास हिकमत अमली के तहत वो जैश चीफ को पनाह दे रहा है। उन्होंने कहा कि चीन और जैश मोहम्मद के ताल्लुकात को समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कश्मीर मामला अब हिंद पाक तक ही महदूद नहीं रह गया है, बल्कि इसमें दूसरे अवामिल भी कारफरमा है। उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान एक ही है। वहीं महबूबा मुफ्ती के काबिना वजीर नईम अख्तर के चीन को लेकर दिए गए बयान पर साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने मरकजी सरकार से इसका जवाब मांगा। उमर ने नईम अख्तर के बयान पर तबसरा करते हुए ट्वीट किया कि रियासती वजीर का बयान नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने मरकजी हुकूमत से इस मसले पर सफाई देने का मुतालबा किया। उमर ने कहा कि महबूबा के सबसे करीबी वजीर और हुकूमत के तर्जुमान ने ऐसी बातें यूं ही नहीं कही होंगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ श्रीनगर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल जुड़ चुके हैं। तजम्मुल, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, रियासती वजीर तालीम के इस बयान के बाद सियासत थोड़ी सी गर्मा गई है और जम्मू के राजधानी में जहां मंत्रियों के घरों के बाहर भी बड़े बड़े पत्रकार आज देखे गए। नईम अख्तर का जो बयान है ये किस तनाजुर में उन्होंने दिया, जैश मोहम्मद का चाइना के साथ टाइप होना और पाकिस्तान को क्या बेल आउट करना चाहते हैं, या चाइना की इंटरफेरेंस से हिंदुस्तान के मामला जो है उसमें कई तीसरे मुल्क की सालसी से जिस तरह से लगातार मुल्क इनकार करता है वो कैसे शरीक बनता है। लेकिन इसके दो पहलू हो सकते हैं। एक, नईम अख्तर का ये बयान उस तनाजुर में आया जब आज वो राजौरी के दौरे पे थे, उस जराए इब्लाग से बात करने से मुकम्मल तौर पर उन्होंने इनकार किया। उसके बाद जो खबर आई है और खबरों के मुताबिक जिस तरह से उन्होंने जैश और चाइना को आपस में जोड़ने का जो उन्होंने फार्मूला और सीक्रेट बताया कि ये दोनों किस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं, मसूद अजहर से लेकर बाकी लीडरों तक, साफ तौर पर दिख रहा है कि ग्राउंड पे सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और मिलिटेंसी को अब पाकिस्तान से निकालकर तीसरे मुल्क के साथ जोड़ना मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ठीक भी नहीं है। लेकिन बीजेपी ने लबकुशाई करने से इनकार किया। किसी भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने आज जरा इब्लाग या मीडिया से बात नहीं की। वहीं पीडीपी के सीनियर लीडर के मुताबिक नईम अख्तर साहब की जाती राय हो सकती है, अपना एनालिस्ट हो सकते हैं। न सिर्फ वो एक कामयाब ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं बल्कि एक कामयाब वजीर होने के नाते उनका ये जो बयान है इसमें कोई बड़ी मुझे लगता है कि वर्कआउट करने की जरूरत होगी। ये किस तनाजुर में उन्होंने ये बयान जारी करवाया है। जी, लेकिन तजम्मुल, अगर हम इस बयान की बात करें तो इस बयान में काफी बड़ी बात कही गई है। देखिए, जिस तरह से आपको हम लगातार बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में 27 से लेकर आज तक जब भी इस तरह की बात चली, चाहे अमेरिका ने इंटरफेयर करना चाहा मुदाखलत के लिए तीसरे मुल्क ने कभी इसको वो नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये मामला जो है कश्मीर और इंडिया के बीच में आइन के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मसाइल हल किए जा सकते हैं, जमहूरी तर्ज के तहत, और बंदूक या वायलेंस को तर्क करना होगा। लेकिन जिस तरह से अंद्राबी ने यह बयान दिया है जिसमें उन्होंने बराह रास्त एक पार्टी ठहराई है चाइना, जबकि बीजिंग का और लश्कर का जैश का आपस में क्या गठजोड़ है इस पे मुझे लगता है वर्कआउट करने की जरूरत है। लेकिन वहीं नईम अख्तर अंद्राबी ने अपनी बात को आगे नहीं बढ़ाया और जब भी हमने बात करनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि वो इस बयान के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं देते हैं, या तो बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की किसी मखसूस अखबार ने कोशिश की है या उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। लेकिन मुझे लगता है कि वक्त आ चुका है कि आला सतह पर इस बयान की वजाहत हो। ये खुद नईम अख्तर ही बता सकते हैं कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया या उनके बयान में वजन है या उन्होंने रिसर्च किया हुआ है और हुकूमत साजी में रहकर मुझे लगता है कि जो ये बड़ी पहल है इस पे वर्कआउट करने की और ज्यादा जरूरत है फैसला लेने से। जी तजम्मुल, क्या अब उनके इस बयान पर सियासत भी हो रही है? बिल्कुल, देखिए सियासत हर चीज पे होती है। जिस तरह से आज भी जो भी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर ने, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, तमाम लीडर ने अपने अपनी तरफ से जो बयान जारी किया उनमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अख्तर को अपना स्टैंड क्लियर करना होगा। अगर इस तरह की सूरत हाल मुल्क को दरपेश है तो उससे निपटने के लिए कौन सा फार्मूला इख्तियार करना होगा। क्या बीजिंग और जैश के बीच में कोई ताल्लुकात है और इन ताल्लुकात को किस तनाजुर में पैदा किया गया, क्यों कर पैदा किया गया। मुझे लगता है कि अगर इस वक्त मुल्क को बाकी चैलेंजेस भी है, वहीं बीजिंग या चाइना से भी जो मामला चल रहे हैं लद्दाख कारगिल साइड से, मुझे लगता है कि उससे इस बयान से मुझे लगता है कि काफी हालात खराब हो सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें, मैं आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे।
बढ़ते हैं आगे। पाकिस्तानी जारहियत का मुंहतोड़ जवाब देते हुए हिंदुस्तानी फौज ने उड़ी के हाजीपीर नालाह एरिया में दुश्मन फौज का एक बंकर तबाह कर दिया। इससे कबल एलओसी पर वाक़ई हाजीपीर सेक्टर के चुरंडा सिलिकोट एरिया में पाक फोर्सेस की जानिब से सीजफायर की खिलाफ वर्जी की गई। जवाबी कार्रवाई के बाद पाक की जानिब से गोलीबारी बंद हुई। गोलीबारी में 3 शहरी जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया। जिला इंतजामिया ने आसपास के इलाके के लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। कल दोपहर के बाद पाकिस्तानी फौज ने बिला किसी इश्तिहाल के सिविलियन एरियाज में उड़ी जो चुरंडा सिलिकोट एरिया है वहां पे फायर खोला और उससे एक लेडी जख्मी हुई और 3 और लोग जो है वो भी घायल हुए, जिनको लोकली ट्रीट किया गया। लेडी को हॉस्पिटल ले गया और जहां उसका ट्रीटमेंट करके उसको घर वापस भेज दिया गया। उसके बाद हमारी फौज ने भी जवाबी कार्रवाई की और जवाबी कार्रवाई के बाद फिर पाकिस्तानी फौज की जो फायरिंग बंद हुई और इस वक्त इलाके में अमन है। ताहम 2 गाँव थाजल और सोनी के जो बाशिंदे हैं उनको हमने सेफर लोकेशन पे पहुंचा दिया। ताहाल इस वक्त सिचुएशन वहां पे लेकिन नॉर्मल है। वही मौके पर पहुंचे जी सलाम के नुमाइंदे तजम्मुल इस्लाम ने इलाके का जायजा लिया। अभी मौजूद है चुरंडा के इलाके में, जहां पे कल सीज फायर वायलेशन की गई थी, जिसमें 3 सिविलियन जो है इंजर्ड हुए थे। तो कल से यहाँ पे सर्च चल रही है इलाके में। तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो फौज लगी हुई है। तो बताया जा रहा है कि जो इसमें जो सिविलियन है 3 इंजर्ड हुई है, जिसमें एक लेडीज भी इंजर्ड हुई है। फिलहाल में चुरंडा उड़ी से तजम्मुल इस्लाम, जी मीडिया। तो वहीं जम्मू कश्मीर में साउथ और नॉर्थ ऑफ पीर पंजार का इलाका मिलिटेंसी की नई आर्क बनता जा रहा है। फौज के मुताबिक 400 से ज्यादा मिलिटेंट पाकिस्तान की मदद से दरअंदाजी की ताक में रहते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी फौज की मुस्तैदी इन्हें नाकाम बना रही है। सरहद पर दहशत का कैसा खेल खेला जा रहा है पाकिस्तान की जानिब से, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सरहदों पर दहशत और दरअंदाजी जम्मू कश्मीर के अमन और सुकून को खाए जा रहा है और इसमें पीर पंजाल वो इलाका है जिसे खुद आर्मी ने मिलिटेंसी का गढ़ करार दे दिया है। आर्मी के मुताबिक जुनूबी और शुमाली पीर पंजाल में 400 से ज्यादा मिलिटेंट पीओके में लॉन्चिंग पैड्स लेकर दरअंदाजी के लिए तैयार हैं, इस उम्मीद में कि थोड़ी सी शह मिले और वो दरअंदाजी में कामयाब हो जाए। और इसी मकसद के लिए पाकिस्तान सीज फायर की खिलाफ वर्जी करता है। एक बार उनको पुश कर दिया, उनको हमने एलिमिनेट भी कर दिया, तो और पीछे से लोग और आ जाते हैं इस कैंप में। सो ये कभी बहुत कम होता है, ऊपर नीचे 10-15 का होता है, लेकिन अराउंड 200 to 225 इज ऑलवेज देयर इन द बॉर्डर। दैट्स वन। एंड सेकेंड इज yes, infiltration does take place. You cannot say that we will endeavor is to ensure zero infiltration. That's our job. So we put our best. जम्मू के पुंछ, राजौरी, अखनूर, आरएसपुरा, सांबा, कठुआ ये इलाके पाकिस्तानी सरहद से सटे इलाके हैं और ये जुनूबी पीर पंजाल का हिस्सा हैं, जहां हम आए दिन सीज फायर, दरअंदाजी और मुठभेड़ की खबरें सुनते हैं। पाकिस्तान पिछले 10 महीनों से नौशेरा के सरहदी गांवों पर गोलीबारी कर रहा है। अंधाधुंध गोलीबारी से लोगों में दहशत है। घर छोड़ने पर लोग मजबूर हैं, रिफ्यूजी कैंपों का सहारा ले रहे हैं। बच्चे तालीम से महरूम हो गए हैं क्योंकि स्कूल बंद हो चुके हैं। पाकिस्तान घरों के साथ स्कूलों और बच्चों को निशाना बना रहा है, जिसके चलते सरकार ने 14,400 बंकर बनाने का काम शुरू कर दिया है। यहाँ 10 महीने हो गए हमें, जंगल के रहने वाले हैं हम। शेलिंग लगातार चल रही है और परेशानियाँ बहुत हैं। बच्चों की पढ़ाई भी ख़त्म हो रही है, अपना फ्यूचर भी ख़त्म हो रहा है, घर भी बर्बाद हो रहे हैं, खेत भी बर्बाद है, अपने जो पशु वो भी जंगली हो गए हैं, कुछ मर गए हैं। 10 महीने हो गए हैं इधर बैठे हुए। आप घर से बाहर जा सकते हो? नहीं जा सकते। हम भी नहीं जाने की चाहते, फिर मजबूरी क्या करें। इधर भी आने से क्या फ़ायदा, कोई रिलीफ नहीं। लगभग 20 और 25% बच्चे हैं जो वो एजुकेशन जहाँ पर ले पा रहे हैं, क्योंकि जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो पॉपुलेशन है बच्चों की वो अपने रिश्तेदारों के घरों में शिफ्टेड हो गए हैं। और दूसरा कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आगे पीछे अपने किराए पर मकान वगैरह लिए हैं, जिनके बच्चों की पढ़ाई है जो टोटली डिफंड हो चुकी है। हमारे 23 गाँव जो हैं पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं
और इनमें हमारे 71 स्कूल हैं जो कि 0 से 5 किलोमीटर के दायरे में हैं। और हम इन स्कूलों में बंकर्स का भी, कम्युनिटी बंकर्स का इंतज़ाम कर रहे हैं। हमने प्रपोजल भेजा हुआ है और वेरी शॉर्टली यहाँ कम्युनिटी बंकर्स बनेंगे। और रहा सवाल लोगों को एवैक्यूएट करने का, जब क्रॉस बॉर्डर शेलिंग होती है तो हमारा कंटिजेंसी प्लान ऑपरेशन में है। हमारे पास कैंप तैयार हैं सेफर जोन्स पे। हम नौशहरा में ऑलरेडी 6 कैंप्स चल रहे हैं। पुंछ के मेंढर और बालाकोट सेक्टर, जहां पाकिस्तान हमेशा फायरिंग और मोर्टार दागता रहता है, ऐसे ही एक हमले में 10वीं क्लास में पढ़ने वाली ताहिरा नसीब शदीद तौर पर जख्मी हो गई और 2.5 महीने से बिस्तर पर पड़ी हुई है। 5 ऑपरेशन हो चुके हैं उसके और अब शायद नसीब अपने पांव पर खड़ी हो सके। इस गांव के आधे लोगों की रिश्तेदारी एलओसी की दूसरी जानिब आबाद है, लेकिन कशीदगी के सबब उनकी मुलाकात नामुमकिन है। बहुत है जी, 50% पाकिस्तान में है, इधर भी हैं जो आदमी हैं। दो कुछ भाई इधर हैं, कुछ पाकिस्तान में हैं। किसी का माँ बाप पाकिस्तान में है। आपका कोई रिश्तेदार? मेरा भाई है, 2 भाई हैं पाकिस्तान में। तो जब गोला चलता है तो उसमें बहुत मुश्किल है। गोला जब चलता है तो खतरा है हमारे को, उधर भी नुकसान होता है, इधर भी नुकसान होता है। एलओसी की कांगा गली, पंजनी नाला, डेरा डॉबिस, सुहाला, दराती और बसुनी दरअंदाजी करवाने के ऐसे बदनाम इलाके हैं जहां से गोलीबारी की आड़ में पाकिस्तान दरअंदाजी करवाने की कोशिश में मसरूफ रहता है। दौड़ाज में रहते हैं, पाकिस्तानी गोलाबारी से हमको बहुत दिक्कत है। हमारे बच्चे परेशान, हमारे माल में ऐसे मारे जाते हैं, हमारे स्कूल बंद, हमको बहुत परेशानी है। हमको घर से बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता और जिस वक्त गोला आता है तो बच्चे जो है उनकी बहुत बुरी पोजीशन हो जाती है। वो बस बिस्तरे में, देखो हम बोलते हैं इसका सांस इधर ही खत्म हो जाएगा। घुसपैठ कराने की कोशिश करता होगा, ये एजेंसियों के थ्रू इनको पता रहता है। बाकी फौज आगे लगी है, इतनी कमजोर नहीं है फौज के, हमारी फौज के इनको क्रॉसिंग होने देगी। पिछले 4 महीनों में पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ हिंदुस्तानी आर्मी ने 10 बड़े एक्शन लिए हैं, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी को भारी नुकसान पहुंचा है। 2018 की बात करें तो आर्मी की जवाबी कार्रवाई में अभी तक 20 पाकिस्तानी जवान मारे जा चुके हैं, जबकि 2017 में 138 पाकिस्तानी जवान मारे गए थे। रानू करनी, पीर पंजाल, जी मीडिया। तो वहीं पाकिस्तान की ओर से लगातार सीजफायर की खिलाफ वर्जी और सरहदों पर दरअंदाजी की कोशिशों पर बीजेपी के सीनियर लीडर और इंचार्ज अविनाश रॉय खन्ना का कहना है कि हिंदुस्तानी फौज किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार है और वक्त वक्त पर पाकिस्तान को करारा जवाब भी दिया जाता है। वहीं बैंक घपले पर उन्होंने कहा कि हुकूमत ऐसे मुजरिमों के खिलाफ सख्ती से एक्शन लेगी, साथ में इसका इल्जाम कांग्रेस पर भी लगाया। हमारे नुमाइंदे राजन वैद ने खास बातचीत की। हमारे साथ अविनाश भाई खन्ना जी हमसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से इस वक्त पाकिस्तान की ओर से जो हरकत की जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो है एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने की ज़रूरत है, क्योंकि उड़ी में भी जो पाकिस्तान की एक पोस्ट को तबाह किया गया है? मैं आपके माध्यम से देशवासियों को, खासतौर पे जम्मू कश्मीर के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार बहुत सख्त रवैया अपनाए हुए है। किसी भी ढंग से भारत की सीमा, भारत के मान सम्मान को किसी ढंग से हम चोट आने नहीं देंगे। जो भाषा कुछ समझता है उस भाषा से उसको जवाब दिया जा रहा है और दे भी रहे हैं। आपने देखा होगा कि जिस ढंग से सिक्योरिटी फोर्सेस का मनोबल ऊंचा है, वो एक उदाहरण है कि 2-3 जो हमले हुए हैं उसमें जो आतंकवादी आए हैं उनको मारा गया है। तो दिल्ली जैसा हमारा एक एक्शन होना चाहिए एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का, हम लोग कर रहे हैं। सर, ऐसे में आपको लगता है कि बातचीत का कोई रास्ता नहीं निकलता है, क्योंकि इस वक्त जिस तरह के हालात बने हुए हैं? तो देखिए, शुरू से हमारा स्टैंड रहा है कि जब तक पाकिस्तान अपनी आतंकवादी गतिविधियों को बंद नहीं करेगा तब तक बातचीत का कोई मतलब नहीं है। लेकिन महबूबा मुफ्ती एंडोर्स करती है कि बातचीत होनी चाहिए, तो क्या कहीं ना कहीं मतभेद हैं सरकार में? ये मतभेद नहीं, उनका अपना व्यू है और केंद्र जो है वो ओवरऑल सिचुएशन को देखते हुए अपना स्टैंड लेता है। एक के बाद एक बैंक में फ्रॉड आ रहे हैं, आपको लगता है सही इस वक्त समय है कि बैंक
बैंकों को कार्रवाई करनी चाहिए जितने भी डिफ़ॉल्टर हैं, क्योंकि देश में एक के बाद एक दूसरे बैंक में, तीसरे बैंक में से डिफ़ॉल्टर निकल के आ रहे हैं सामने, वो करोड़ों रुपए हैं गबन किए हुए हैं। देखिए, ये जनता का पैसा है, जनता के पैसे की प्रोटेक्शन का जो ड्यूटी है वो बैंकों की बनती है, और इसके लिए जो कमियां आई हैं उसको देखते हुए सरकार पूरी तरह जागरूक है, और जनता का पैसा बर्बाद ना हो उसके लिए हम काम भी कर रहे हैं। इसी कारण सभी एजेंसीज, चाहे वो ईडी है, चाहे वो इन्फोर्समेंट है, चाहे वो सीबीआई है, सब एजेंसीज, इवन अब बैंक भी इस तरफ लगे हुए हैं कि ऐसी रेपुटेशन आगे ना हो, और बाकी जो इस फ्रॉड से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी इमीडिएटली इंटेरोगेशन करना, पकड़ना, इमीडिएटली अरेस्ट जो लोग हुए हैं उनसे जो जानकारी मिलेगी उस आधार पर भी आगे कार्रवाई की जाएगी। तो ये थे अविनाश भाई खन्ना, जिन्होंने अलग अलग विषयों पर अपना पक्ष रखा। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। अवामी इत्तेहाद पार्टी के चेयरमैन और लंगेट हलके के रुकने असेंबली इंजीनियर रशीद ने हुर्रियत लीडरान से अपने असासे का ऐलान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि तमाम अलहदगी पसंद लीडरान को आवाम के सामने अपनी जायदाद की तफसील पेश करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने सभी अरकान असेंबली और अरकान पार्लियामेंट से भी मनकुला और गैर मनकुला जायदाद को बरसरे आम करने का मुतालबा किया। साथ ही साथ उन्होंने सरकारी अफसरान की मिल्कियत को भी पब्लिक डोमेन में लाने की बात कही। तनाज़ुर में रहने वाले इंजीनियर रशीद ने कहा कि आवाम को यह हक हासिल है कि वो अपने नुमाइंदों और सरकारी अफसरान के असासे के मुतालिक जानकारी हासिल करें। उधर कठुआ जिला इंतजामिया ने हीरानगर में दफा 144 नाफिज कर दिया है। इसका नफाज आइंदा एक माह तक के लिए होगा। इसके तहत बैक वक्त एक जगह पर 4 या उससे ज्यादा अफराद इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। जिला मजिस्ट्रेट कठुआ की जानिब से जारी हुक्मनामे के मुताबिक नज्म व नस्क बनाए रखने की गर्ज से इलाके में एहतियात के तौर पर सेक्शन 144 नाफिज किया गया है। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता हफ्ते हिंदू एकता मंच की जानिब से मासूम बच्ची के रेप व कत्ल मामले में गिरफ्तार एसपीओ की रिहाई के लिए एक रैली निकाली गई थी, जिसमें कौमी परचम भी लहराए गए थे। बीजेपी समेत तमाम सियासी जमातों ने भी रैली की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की थी। बढ़ते हैं आगे। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जेल दिलबाग सिंह ने अनंतनाग और पुलवामा में जेल सिक्योरिटी का जायजा लिया। ओहदा संभालने के बाद पहली दफा कश्मीर रीजन के दौरे पर आए डीजीपी जेल ने सीनियर पुलिस अफसरान के साथ जेल सिक्योरिटी के अलावा जेल मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर तफसीली चर्चा की। अनंतनाग में सेंट्रल जेल के अंदरूनी व बाहरी इलाकों का जायजा लेने के बाद उन्होंने चंद नुकात की निशानदेही कर उनमें सुधार की हिदायत दी। बाद में उन्होंने पुलवामा में वाकई स्पेशल जेल का भी मुआयना किया। पुलवामा में उन्होंने अफसरान के साथ एक आला सतही मीटिंग भी की। मीटिंग में उन्होंने तमाम जेल सुपरिटेंडेंट को जेल मैनुअल पर सख्ती से कारबंद होने की हिदायत दी। डीजीपी के साथ डीआईजी कश्मीर रेंज अमित कुमार, डीआईजी जेल मोहम्मद सुल्तान और एसएसपी अनंतनाग व पुलवामा भी मौजूद थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं। खालिद मुंतजिर, आवाज पहुंच पा रही है खालिद आप तक? बिल्कुल, आपकी आवाज साफ आ रही है। खालिद, किन किन जगहों का उन्होंने मुआयना किया और कहां उनको सुधार की जरूरत महसूस हुई? देखिए, जो डीजीपी जेल साउथ कश्मीर बिलखुसूस पुलवामा और अनंतनाग के दौरे पे आए, यहाँ पे ये बात मैं काबिल जिक्र समझता हूँ कि जब से नवीद जट जो एसएमएच के वाकये में फरार होने में कामयाब हुए थे, तब से लेके जो जेल की सिक्योरिटी है उसको और बेहतर बनाने के हवाले से इकदाम उठाने की बात की जा रही थी। तो कल दिलबाग सिंह जी जो डीजीपी कैद है, उन्होंने पहले अनंतनाग का दौरा किया और अनंतनाग के सब डिस्ट्रिक्ट जेल का उन्होंने दौरा किया और वहां पे उन्होंने जो हिफाजती इंतजाम है उनका भी जायजा लिया और इसके अलावा जो जेल मैनेजमेंट है उनसे भी बात की और तफसील के साथ उन्होंने बात की और उनके साथ जो उनकी ग्रीवेंसेस थी, जो जेल मैनेजमेंट थी उनकी जो ग्रीवेंसेस थी, जो उन्होंने डीजीपी कैद के सामने रखा कि काफी अरसे से वो अगर हुकूमत को लिख रहे थे कि बहुत सारे इकदाम उठाने
की अशद जरूरत है, तो उन पे भी बात की गई और उनका भी उन्होंने जायजा लिया, बगौर सुना। और उसके बाद उन्होंने कहा कि चाहे पुलवामा का जेल हो, स्पेशल जेल हो या अनंतनाग का सब डिस्ट्रिक्ट जेल हो, तो इन जेलों में जितने भी कैदी है वो किसी भी वक्त जो है अगर जरा सी भी चूक हो सकती है उसका फायदा उठा सकते हैं। तो उन्होंने यही हिदायत दी कि सिक्योरिटी को मजीद सख्त किया जाए और जो भी जेल मैनेजमेंट को उनसे ताउन की जो उम्मीद है वो उम्मीदें पूरी की जाएगी और जेल मैनेजमेंट को भरपूर ताउन दिया जाएगा और हर मुमकिन जो ताउन है वो फराहम किया जाएगा। उन्होंने जहां पे जेल मैनेजमेंट को हिदायत दी कि वो बारीकबीनी से इस बात पे नजर रखे कि कौन इन कैदियों के साथ मिलने आता है और कितनी देर तक मुलाकात करता है और उस पर भी नजर रखी जाए। और अगर किसी भी कैदी को कभी मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है तो उस वक्त जो उनकी सिक्योरिटी है उसमें इजाफा किया जाए। अगर ये कहे कि हर बात को बारीकबीनी से परखने के लिए उन्हें हिदायत दिए गए। जी, तो खालिद, ऐसे में कहा जा सकता है कि अगर आगे भी ऐसे ही सख्ती से रहा गया तो सिचुएशन इससे बेहतर रहेगी आने वाले वक्त में, क्यों? बिल्कुल, ये बात आपने सही कही कि अगर कहते हैं ना कि अगर एहतियात से काम लिया जाए तो जो भूल चूक होती है, भूल चूक होने के चांसेस काफी कम रहते हैं। माना कि जो वाकया एसएमएच में पेश आया जिसमें 2 पुलिस एहलकार जांबाग हुए थे और जिसमें एक मिलिटेंट लश्कर तैयबा का नवीद यार्ड जो है वो भागने में भी कामयाब हुआ था, यकीनन जब बारीकबीनी से देखते हैं तो यही अंदिया मिलता है कि कहीं ना कहीं पे भूल चूक हुई है। और बिल्कुल डीजीपी कैद ने भी उन्हीं भूल चूकों को दूर करने के लिए और अब मुस्तकबिल के लिए ज्यादा से ज्यादा एहतियाती तदाबीर अमलाने की और सख्त सिक्योरिटी इंतजाम को अपनाने की हिदायत दी। जी खालिद, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो मीटिंग हुई उसमें क्या कुछ बातचीत रही? देखिए, मीटिंग में बहुत सारे मुद्दों पे बात की गई। मीटिंग में जहां पे जेल सिक्योरिटी और जेल के हुदूद के साथ साथ जेल के बाहरी जो गिरदनवा होता है उसको बारीकबीनी से परखने की, वहां पे सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने की बात की गई। वहीं पे जो जेल मैनेजमेंट है उनकी जो ग्रीवेंसेस थी, उनकी जो मांगे थी, उन पे भी बात की गई। अगर जेल जो मीटिंग हुई मैनेजमेंट के साथ डीजीपी कैद की, उसे कवर करने की इजाजत नहीं दी गई और बाज़ाब्ता तौर पे अगर हमने जो पुलिस मीडिया सेल है उनसे भी बात की थी कि अंदर की जो मीटिंग है उनमें किन बातों पे बहस की गई। उन्होंने यही कहा कि ये उनका अनऑफिशियल दौरा था, लेकिन अनऑफिशियल हो ही नहीं सकता क्योंकि जब डीजीपी कैद के साथ डीआईजी साउथ कश्मीर और डीआईजी कैद साथ होंगे तो यकीनन ऐसा ही लग रहा है कि ये अनऑफिशियल नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी भी बातें होती है जो सिक्योरिटी रीजन के हवाले से मीडिया के सामने नहीं रखी जाती है और पहले उन पे अमल ही किया जा सकता है और ये बताया जा सकता है कि कुछ बातें जो सिक्योरिटी के लिहाज से काफी हसास होती है वो मीडिया तक पहले न पहुंचे, उन पे अमल ही किया जाए। जी खालिद, हम क्या कहें, क्या अगर पहले भी इस तरह की सख्ती बरती जाती तो जो खराब सिचुएशन बनती है वो नहीं होती कभी? बिल्कुल, ये तो साफ है कि कहीं ना कहीं पे जैसे कि इससे पहले भी जब वो एसएमएचएस का वाकया सामने आया था, शूट आउट का मामला सामने आया था, उस वक्त जो चाहे सियासी तजिया निगाह थे, सिक्योरिटी तजिया निगाह थे, सभी ने कहीं ना कहीं पे सिक्योरिटी लैब, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जेल इंतजामिया की ओर से लापरवाहियां बरती जाती हैं। साफ कहा जाता, जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि पहले भी कि जब शूट आउट का मामला हुआ था तो सभी सियासी तजिया निगाह थे, सिक्योरिटी तजिया निगाह थे, उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं पे सिक्योरिटी लैब्स है और चाहे वो जेल के हुदूद की सिक्योरिटी हो या फिर अस्पताल पहुंचाने के हवाले से जो कम नफरी भेजी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं पे अब ये भी पुलिस यही चाहती है कि बार बार उन पे उंगली न उठे और जो गलतियां माजी में हुई हैं, चाहे वो भूल चुकी क्यों ना हुई हो, वो मुस्तकबिल में उनको न दोहराया जाए और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाए ताकि पुलिस की वफादारी पे या इनकी सिक्योरिटी पे उंगली न उठी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे। उधमपुर से 50 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद घोरदी ब्लॉक का कई सालों का इंतजार आज खत्म हुआ। यहां ममलिकती वजीर जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मद्देनजर उधमपुर से घोरदी तक जाने वाली सड़क का संगी बुनियाद रखा, जिसका फायदा 90,000 से ज्यादा लोग उठा सकेंगे। इस मौके पर ममलिकती वजीर सुनील शर्मा और घोरदी से रुकने असेंबली दीनानाथ भगत मौजूद रहे। इस सड़क की लागत 92 करोड़ बताई जा रही है, जिसका काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जितेंद्र सिंह ने बसंतगढ़ से जाखेड़ जाने वाली सड़क का भी संगी बुनियाद रखा। इस मौके पर पुलिस और तरक्याती कमीशन के कई आला अफसरान मौजूद रहे। ये कार्य बहुत पहले हो जाना चाहिए और मैं बधाई दूंगा यहाँ के विधायक
दीनानाथ भगत जी को। उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी प्रयास किया, दिल्ली आते रहे स्वयं, हम उनके साथ गडकरी जी के पास भी प्रस्तुत होते रहे और काफ़ी प्रयास के बाद, क्योंकि बोर्डी का नाम अब दिल्ली में किसे मालूम होगा, आप कल्पना कर सकते हैं, विधायक जी को भी और बाकी प्रतिनिधियों को, आखिरकार इसका टेंडर अभी हुआ है और ये काम आज शुभारंभ हो रहा है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर रियाज अहमद जरगार ने सब डिवीजन गांदो भलेसा को डोडा जिले से मुंसलिक रखने के हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। डोडा से मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमती फैसले को मनसूख कर अदालत आलिया ने अवामी मफाद की हिफाजत की है। उन्होंने आवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि सब डिवीजन के लिए एडीसी तकर्रुर करने के हवाले से तहरीक जारी रहेगी। इस मौके पर उन्होंने डोडा में तरक्याती मंसूबों की अमल आवरी के लिए वजीर आला का भी शुक्रिया अदा किया। हमारी डिमांड आप देख रहे हैं, 4-5 महीने पहले से हमारी एक जद्दोजहद थी कि जुरिडिक्शन को लेके एडीसी जुरिडिक्शन हमारी भद्रवा के साथ बनाई थी इलाका भलेसा की, जबकि भलेसा का डिस्टेंस डोडा के साथ 60 किलोमीटर था और भद्रवा थोड़ा ज़्यादा पड़ता था, तो इनजस्टिस था उस इलाके के साथ। तो उसको लेके हमने बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन दी गवर्नमेंट को, डेमोन्स्ट्रेशन हुए हमारी बहुत सारी, लेकिन गवर्नमेंट ने हमारी जब डिमांड्स नहीं मानी तो मुझे कोर्ट का रुख करना पड़ा। अदालत आलिया ने, जैसे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फिर वो डायरेक्शन दे दी गवर्नमेंट को, तो उसी सिलसिला में मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और एडवोकेट शेख शकील साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, इकबाल भट्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने अदालत आलिया में मेरा साथ दिया, वहाँ से डायरेक्शन दी गवर्नमेंट को और फिर साथ में गवर्नमेंट चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर साहिबा ने भी इसे इम्प्लीमेंट किया। उनका भी शुक्रिया देर ही से ही तो किया। और इसके अलावा इलाका जो भलेसा के लोग हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे वो हमारा यूनाइटेड फ्रंट ने वहाँ एजुकेशन में हिस्सा लिया या दूसरे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन हैं अंजुमन इस्लामिया वगैरह ने, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी तरफ से, क्योंकि ये जो आर्डर जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट का इम्प्लीमेंट हुआ है। और साथ में जो पिछली दफ़ा जो हमारा पब्लिक दरबार यहाँ जम्मू कश्मीर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने लगाया था डोडा में, इसमें हमने डिमांड्स रखी है हिल डिस्ट्रिक्ट की और हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट इस पर नज़रसानी करे, क्योंकि इलाका भलेसा 5 तहसीलों पे मुश्तमिल है। और साथ में मैं एक पैगाम देना चाहूँगा कि ये जो कुछ सियासी सौदागर लोगों के बीच में भद्रवा और भलेस की लड़ाई बनाना चाहते हैं, मैं भद्रवा की आवाम से भी और भलेसा की आवाम से भी मौतबाना अपील करूंगा, ये सोशल मीडिया पे एक दूसरे के लिए कुछ गालियां लिखते हैं, क्या ये खाली सियासी सौदागर है? आम आदमी को इन चीज़ों से कोई सरोकार नहीं है। बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के कठुआ से एमएलए राजीव जसरोटिया को बेस्ट एमएलए और अशोक खजूरिया को बेस्ट एमएलसी चुने जाने पर जम्मू में बीजेपी ने उन्हें एजाज से नवाजा। इस सिलसिले में बीजेपी की जम्मू पार्टी ऑफिस में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें रियासती बीजेपी के नायब सदर और जम्मू कश्मीर के इंचार्ज अविनाश रॉय खन्ना खसूसी मेहमान के तौर पर मौजूद रहे। उनके अलावा पार्टी के सूबाई सदर सत शर्मा, वजीर सेहत बाली भगत, वजीर पीएचई श्याम चौधरी भी मौजूद रहे। पार्टी की तरफ से राजीव जसरोटिया और अशोक खजूरिया को मोमेंटो देकर एजाज से नवाजा गया, जिसका रुकने असेंबली और एमएलसी ने पार्टी का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर अविनाश रॉय खन्ना ने कहा कि एजाज पाने से रुकने असेंबली का हौसला बुलंद होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों हिस्सों में तरक्याती काम कर रही है। कानून और व्यवस्था की जिम्मेवारी हमेशा सरकार के ऊपर रहती है, तो हम लोग एज ए भारतीय जनता पार्टी चाहेंगे कि सिक्योरिटी फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस का मनोबल बना रहे और कानून अपना काम करता रहे, उसका विश्वास लोगों के ऊपर भी, जनता के ऊपर भी बना रहे, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। वहीं जम्मू के प्रेस क्लब में 372 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे लेक्चरर्स का एहतजाज जारी है। मुस्तकिल करने को लेकर एहतजाज पर बैठे मुलाजमीन का कहना है कि सभी फैसले उनके हक में हैं, फिर भी उन्हें अभी तक मुस्तकिल नहीं किया गया है, जबकि दीगर महकमों के मुलाजमीन को मुस्तकिल कर दिया गया है। हड़ताल कर रहे लेक्चरर्स से हमारे नुमाइंदे सैयद तजम्मुल ने खास बातचीत की। डिमांड्स हमारी है सर रेगुलराइजेशन ऑफ आवर सर्विसेज।
गवर्नमेंट ने एक सिविल सर्विसेज स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2010 में बनाया है। उस एक्ट के तहत सभी जो है डिपार्टमेंट्स में रेगुलेशन हो गई है। उसमें प्रोविज़न रखा गया है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल कंसल्टेंट एडहॉक एम्प्लॉइज हैं उनको रेगुलाइज करना है आफ्टर 7 ईयर्स ऑफ सर्विसेज। तो हम अपनी जो है सर्विसेज जो है पूरी करके यहाँ पे बैठे हुए हैं। कमेटी में डिसाइड हुआ था, उन्होंने डाटा भी मंगाया है, कैंडिडेट से, डिपार्टमेंट से मांगा हुआ है और हमने अपना डाटा वहाँ पे सबमिट बिल्कुल करवा दिया है और अभी तक गवर्नमेंट जो है उसमें कोई डिसीजन लेने में नाकाम रही। तो वहीं हुकूमत अपने ही फैसलों और अहकामात की किस तरह खिलाफ वर्जी करती है, इसकी एक मिसाल श्रीनगर से बारामूला उड़ी कौमी शाहराह पर देखी जा सकती है। खुलेआम यहां कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। दरअसल हुकूमत की जानिब से वाज़ेह हिदायत है कि हाईवे के एक जानिब 180 और दूसरी जानिब 80 फीट के दायरे में कोई दूसरी तामीर नहीं होनी चाहिए, लेकिन पट्टन में खुद सरकार ने ही 45 फीट के अंदर ही ITI गेट की तामीर कर दी है। हालांकि ज़ाब्ते के मुताबिक तामीर से कबल म्यूनिसिपल कमेटी और NB और PHC से इजाजत लेनी होती है। इस बारे में म्यूनिसिपल कमेटी की चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना है कि मना करने के बावजूद ITI इंतजामिया ने काम बंद नहीं किया। ITI सुपरवाइजर साहब से बात की टेलीफोन पर, मेरी टीम भी गया वहाँ, काम बंद किया, उसको मना किया। मैं कल खुद भी गया था ताकि ये गेट ये पीछे ले जाए, ऐसा ही रखी जैसा कि आरडी में लिखा गया है। जी हां, हुकूमत अपने ही फैसलों और अहकामात की किस तरह खिलाफ वर्जी करती है, इसकी ये मिसाल श्रीनगर से बारामूला उड़ी कौमी शाहराह पर साफ देखी जा सकती है। खुलेआम यहां कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दरअसल हुकूमत की जानिब से वाज़ेह हिदायत है कि हाईवे के एक जानिब 180 और दूसरी जानिब 80 फीट के दायरे में कोई दूसरी तामीर नहीं होनी चाहिए, लेकिन पट्टन में खुद सरकार ने ही 45 फीट के अंदर ही ITI गेट की तामीर कर दी है। हालांकि ज़ाब्ते के मुताबिक तामीर से कबल म्यूनिसिपल कमेटी और NB और PHC से इजाजत लेनी होती है। इस बारे में म्यूनिसिपल कमेटी की चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना है कि मना करने के बावजूद ITI इंतजामिया ने काम बंद नहीं किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस गेट की तस्वीरें हैं जिसकी तामीर करवाई जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पीरजादा मुदस्सर, पीरजादा आपके पास इससे जुड़ी हुई क्या कुछ जानकारी है? जी, ये असली मैं बताऊं के चलूं आपको, ये जो बारामूला श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे है उसकी कुशादी करनी है अब, क्योंकि उसको अब 200 फुट करने जा रहे हैं। तो क्योंकि एक लेफ्ट साइड में 120 फुट और राइट साइड में 80 फीट बनाए जा रहे हैं। तो अब ये बात जो सामने आई कि जो गवर्नमेंट का काम चल रहा था, इसमें कंस्ट्रक्शन का चल रहा था, वो तो सिर्फ रोड से 45 फुट की दूरी पर बनाए जा रहे हैं। तो इस सिलसिले में जब हम एग्जीक्यूटिव अफसर म्युनिसिपल कमेटी पटन से रायता किया तो उसने उसी टाइम एक्शन लेकर उसका काम रुकाया। तो जिसमें ये मतलब पता चलता है कि जो अभी वो काम उसका चल रहा है, गवर्नमेंट के काम चल रहा है, तो ये इसमें ये पता चलता है कि कितना अभी सरकार पैसे इस पे खर्च कर रहे हैं, तो कुछ महीनों के बाद जाया हो रहा है। जी पीरजादा, जो ये गैर कानूनी तामीर करवाई जा रही है, इस पर अभी कुछ कहा गया है? जी, मैं आपको बताया चलूं कि उनको जो म्युनिसिपल कमेटी एग्जीक्यूटिव पटन जो है उसके कहने के मुताबिक कि मैंने SDM और तहसीलदार पटन को इसके नोटिस में भी ये लाया, तो फिर कि उनके कहने की बताने की हमने उसको बार बार उनको कहा कि इस पर कंस्ट्रक्शन मत करो, फिर भी उन्होंने काम अभी तक नहीं रुकाया। फिर जब हमने आज उसके ये नोटिस में लाया तो उसी वक्त एग्जीक्यूटिव अफसर ने फौरन वहाँ जो कंस्ट्रक्शन कर रहा था उसके अभी वो काम रुकाया है। जी मैडम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। और इसी के साथ यहां रुकेंगे एक और छोटी सी ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। रामबन में मकामी रुकने असेंबली नीलम कुमार ने पक्की हट्टी से अपर बाजार तक तामीर शुदा सड़क का इफ्तिताह किया। सड़क की तामीर MLA फंड से की गई। इस मौके पर DDC और SSP के अलावा शहर की अहम तरीन शख्सियात भी मौजूद थी। इफ्तिताही तकरीब के बाद उन्होंने कहा कि इलाके की तरक्की को लेकर पुरअमन है।
हमने एक स्टेप एक उठाया हुआ है कि हम पूरी जितने भी अपनी म्यूनसिपलिटीज़ के 7 वार्ड हैं 7 के 7 वार्ड की एकदम बराबर डेवलपमेंट करेंगे, जिससे शहरदारियों को कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। हमने इस बाजार को जो ट्रायल वर्क करवाया है, ये हमने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड से करवाया हुआ है और ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। जैसे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास, यही विकास की पहचान है। इससे पता चलता है कि सबका साथ और सबका विकास जो है जिला रामबन में हो रहा है। तो वहीं रियासती जम्मू कश्मीर के तमाम आंगनवाड़ी वर्कर्स ने 20 दिसंबर को ब्लैक डे के तौर पर मनाया। जम्मू में प्रेस क्लब के सामने एहतजाज पर बैठी आंगनवाड़ी वर्कर्स ने मुस्तकिल करने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि रियासती और मरकजी हुकूमतों ने अपने बजट में हमारे लिए कुछ नहीं रखा। साथ ही उन्होंने कहा कि हुकूमत हमें परमानेंट करे और हमारी तनख्वाह भी बढ़ाई जाए। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे सैयद तजम्मुल ने आंगनवाड़ी वर्कर्स से खास बातचीत की। बहुत ज़्यादा, ना हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ दिया, ना हमें स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ दिया। जो भी बजट पास हुआ उसमें कुछ भी हमारा कोई हिसाब किताब में हमें डाला ही नहीं है इन्होंने। सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि इन्होंने हमारा ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ बजट में रखा, ना स्टेट गवर्नमेंट ने रखा है। इसके लिए हम विरोध कर रहे हैं। हमें किसी भी स्कीम में इन्होंने नहीं रखा, कुछ भी नहीं दिया और इसके लिए हम देख रहे हैं 26 को हमारा लगातार धरना होगा। 40 साल से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता काम कर रही है, उसके लिए कोई भी इन्होंने अभी तक पॉलिसी मैटर नहीं बनाया है परमानेंट करने का। तो हमारी केंद्र से यही मांग है कि हमें जल्दी से जल्दी परमानेंट घोषित किया जाए। जब तक ये सरकारी कर्मचारी हमें घोषित नहीं करते तब तक हमारा मानदेय बढ़ाया जाए। वहीं जम्मू में ट्रैफिक निजाम की बदतर हालत जग जाहिर है, लेकिन अब ट्रैफिक पुलिस की मुस्तैदी से निजाम बदला हुआ नजर आ रहा है। अब सड़कों पर ना ही बिना पार्किंग के कोई गाड़ी नजर आती है और ना ही बिना हेलमेट के कोई सफर करता, और ये सब सिर्फ हाल ही में तकर्रुर हुए आईजी ट्रैफिक बसंत रथ की वजह से। जब से उन्होंने अपना ओहदा संभाला है, सड़कों पर आईजी ट्रैफिक का खौफ ऐसा है कि बिना डॉक्यूमेंट्स के कोई ड्राइवर अपनी गाड़ी सड़क पर उतारने की हिम्मत नहीं जुटाता। लेकिन इन सब के बावजूद आम आदमी बेहद खुश है और वो चाहते हैं कि जिस तरह का निजाम अभी जम्मू में नजर आ रहा है वो हमेशा रहना चाहिए। वहीं माहौलियाती आलूदगी से रियासत को महफूज रखने के लिए महकमा जंगलात ने प्लांटेशन ड्राइव शुरू की है। इसके तहत डोडा में जवाहर नवोदय विद्यालय अमरोरा में महकमे की जानिब से पेड़ पौधे लगाए गए। इस मौके पर मेहमान खसूसी व रुकन असेंबली शक्ति सिंह परिहार ने पेड़ लगाने की अफादियत और अहमियत पर रोशनी डाली। उन्होंने तलबा को प्लांटेशन की तरगीब देते हुए कहा कि जंगलात के सबब ही जमीन पर जिंदगी महफूज है और इस सिलसिले में वो लोगों को बेदार करे। वहीं महकमे की जानिब से चलाई जा रही प्लांटेशन स्कीम की जानकारी देते हुए डीएफओ व सर्किल फॉरेस्ट ऑफिसर ने तलबा व असातिज़ा से दरख्तों की हिफाजत करने की अपील की। तहजीब व सकाफत मुख्तलिफ चीजों से मिलकर बनती है। खान पान, रहन सहन इसका एक अहम हिस्सा होता है। इसी तरह लिबास भी तहजीब का एक अहम हिस्सा होता है। कश्मीर का भी अपना एक रिवायती ड्रेस सेंस है जो यहाँ के मौसम से मुताबिकत भी रखता है, जिसे मकाबी जबान में फरन कहते हैं। वहीं गांदरबल में R&B कंस्ट्रक्शन के डिवीजन 3 के कॉन्ट्रैक्टर्स ने तनख्वाह न मिलने को लेकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज में दर्जनों कॉन्ट्रैक्टर्स ने हिस्सा लिया। एहतजाज कर रहे कॉन्ट्रैक्टर्स का कहना था कि 2016 और 17 की तनख्वाह अभी तक बकाया है, जिसकी वजह से हमें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। साथ ही एहतजाज कर रहे कॉन्ट्रैक्टर्स ने हुकूमत से अपील करते हुए कहा कि इस पॉलिसी को वापस लिया जाए और हमारे हक में कोई फैसला लिया जाए। तो वहीं बारामूला के एडीसी फारूक अहमद बाबा ने फूड सेफ्टी ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर, म्युनिसिपल काउंसिल के अफसरान के साथ बारामूला की मार्केट का दौरा किया। इस दौरे का मकसद प्रोडक्ट की क्वालिटी और सामान की वाजिब कीमत का जायजा लेना था। इस चेकिंग के दौरान दुकानदारों पर 21,000 की जुर्माने के साथ 65 किलो खराब मसाले और 70 किलो पॉलिथीन को जब्त किया गया।
तो वहीं सरहदी इलाके दिगवार के लोगों ने इंसानियत की अजीम मिसाल पेश करते हुए पाक मकबूजा कश्मीर से आए एक हिरन को जानवरों के चंगुल से बचा लिया। हालांकि सरहद की उस तरफ से पाकिस्तान मुसलसल मकामी लोगों के साथ साथ जानवरों को भी निशाना बनाता रहता है। बावजूद इसके लोगों के जज्बे मोहब्बत में किसी तरह की कमी नहीं आई है। मकामी लोगों ने हिरन को वेटरनिटी सेंटर में ले जाया गया और उसे खाने के लिए घास दी गई।